हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज मैं वैश्विक संदर्भ में सभ्यताओं में विशिष्ट स्थान रखने वाले बेबीलोनिया की सभ्यता पर चर्चा करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस से संबंधित नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें। बेबीलोनिया की सभ्यता के संदर्भ में जब हम वैश्विक स्तर पर ध्यान देते हैं तब हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन विकसित सभ्यताओं में से बेबीलोनिया की सभ्यता रही थी, जो अपना विशिष्ट स्थान रखती है तथा जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंग होने का गौरव भी प्राप्त है। बेबीलोनिया की सभ्यता सुमेरिया के सभ्यता के केंद्र सुमेर से उत्तर की ओर दजला और फरात घाटी के बीच में स्थित रही थी, जिसके कारण ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। बेबीलोनिया की सभ्यता की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो यह स्पष्ट होता है कि बेबीलोनिया की सभ्यता के निर्माता सेमेटिक जाति के लोग रहे थे, जो वास्तव में सुमेरिया के निकटवर्ती क्षेत्रों तथा अरब के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करते थे और खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते थे तथा अपने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण कालांतर में ये लोग दजला फरात घाटी पहुंचे थे। अब आगे इस वीडियो में मैं बेबीलोनिया की सभ्यता पर विस्तार से चर्चा करूंगी और साथ ही साथ इस सभ्यता के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगी। बेबीलोनियन सभ्यता के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो उल्लेखित करना चाहूंगी वो ये है कि बेबीलोनिया की सभ्यता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमारे समक्ष मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सच तो यह है कि किसी भी सभ्यता के विकास के लिए कुछ बातों का होना आवश्यक होता है और दजला और फरात जैसे महत्वपूर्ण नदियों से सिंचित मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग एक विश्व प्रसिद्ध सभ्यता के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें नदियों का क्या महत्व रहा था बेबीलोनियन सभ्यता के संदर्भ में, तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनिया की सभ्यता की पृष्ठभूमि में दजला और फरात जैसी नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा था। इन दोनों नदियों के कारण बड़े पैमाने पर न सिर्फ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, बल्कि इन नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी भी जमा होता था। यातायात की सुविधा इन नदियों के कारण नाव के रूप में प्राप्त होती थी तथा इन नदियों के किनारे पैदल यात्री भी कारवां के रूप में चला करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करें बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के विषय में, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि बेबीलोनिया की सभ्यता के संदर्भ में जब भी हम चर्चा करते हैं तब हम यह देखते हैं कि सभ्यता के जन्मदाता सेमेटिक जाति के लोग रहे थे। इसी जाति की एक शाखा ने सुमेरियनों को पराजित करते हुए बेबीलोनिया सभ्यता की नींव रखी थी। सेमेटिक जाति के लोग को अमरू, अमोरी, पश्चिमी सेमेटिक, बेबीलोनियन तथा केनानी कह करके भी संबोधित किया गया है। 3000 ईसा पूर्व जो है हम कह सकते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता का जो है अस्तित्व, यहीं से हमें जानकारी इसकी जो है वो प्राप्त होती है। अधिकांश इतिहासकारों का यह मत रहा है कि पश्चिमी सेमेटिक जाति का आगमन केनान में 3000 ईसा पूर्व के कुछ अंतराल के बाद हुआ था। बेबीलोनियन सभ्यता के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहा था वह यह है कि सुमेरियन जाति की बड़ी संख्या में शिनार में बसने के कारण तथा उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होने के कारण इनका राजनीतिक पतन हुआ, जिसके कारण सुमेरियन जाति सेमेटिक जाति के बढ़ते हुए प्रभाव के समक्ष अपनी राजनीतिक पहचान कायम नहीं रख पाई थी। बेबीलोनिया की सभ्यता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष पुरातात्विक खोजों से यह उभर करके हमारे समक्ष सामने आता है कि बेबीलोनिया पर अधिकार करने से पहले ही पश्चिमी सेमेटिक जाति के लोग बेबीलोनियन संस्कृति से परिचित हो चुके थे और यही कारण था कि जब उन लोगों ने दजला और फरात की घाटियों पर अधिकार किया तो वह वहां की सभ्यता से पूर्व परिचित थे। कई इतिहासकारों का यह भी मत है कि सेमेटिक जाति के द्वारा बेबीलोनियन सभ्यता की स्थापना करने में इसलिए भी सफलता मिली थी
क्योंकि अक्काद नगर की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई थी, जिससे सेमेटिक जाति ने अक्काद के अधिकांश भागों पर आसानी से जीत दर्ज कर ली थी। बेबीलोनिया की सभ्यता के संदर्भ में सेमेटिक राजवंश के संस्थापक होने का श्रेय सुमु एबुम को जाता है। हम्मुराबी हालांकि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक रहा था। बेबीलोनिया की सभ्यता वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का श्रेय सेमेटिक राजवंश के शासक हम्मुराबी को जाता है, जो न सिर्फ एक महान शासक था बल्कि एक महान व्यक्ति भी था। हम्मुराबी ने सीरिया में बेबीलोनिया की राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रधानता को स्थापित कर बेबीलोनिया सभ्यता की नींव रखी थी। बेबीलोनिया की सभ्यता हम्मुराबी के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। अब आगे मैं विस्तार से बेबीलोनियन सभ्यता के प्रमुख जो विशेषताएं रही थी, स्पेशली राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के इसकी चर्चा करूंगी। जब हम राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बात करना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि बेबीलोनिया के अंतर्गत एक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। सच तो यह है कि बेबीलोनिया की शासन व्यवस्था में प्रशासनिक स्तर पर एक कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। हम्मुराबी ने अपने प्रशासन के क्षेत्र में ईमानदारी, उदार नीति को प्रमुखता दिया था तथा जनता के कल्याण को महत्वपूर्ण मानता था। बेबीलोनियन सभ्यता में स्थानीय तथा प्रादेशिक स्वतंत्रता के स्थान पर शासक को सर्वशक्तिमान माना गया था, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो शासक था उसी के पास में सर्वोच्च शक्तियां जो हैं वो विद्यमान रहती थी। बेबीलोनियन सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राजा के संदर्भ में यह अवधारणा स्थापित हो गई थी कि राजा एक दैविक उत्पत्ति है तथा देवताओं के द्वारा उसे राजा बनाया गया है। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत यह व्यवस्था भी रही थी कि राजा को राष्ट्र का प्रतिनिधि माना जाता था तथा क्योंकि राजा राष्ट्र का प्रतीक था अतः उसे हानि पहुंचाने या उसके विरुद्ध विद्रोह करने वाले के कार्य को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा दी जाती थी। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी इसमें जो राजा होता था वो सर्वशक्तिशाली होता था और साथ ही साथ जो दैविक उत्पत्ति का जो सिद्धांत होता है वह भी शासक के साथ में हमें जुड़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करें राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में तो हम ये देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राजा का पद अनुवांशिक होता था। यद्यपि कभी कभी अत्यधिक योग्य व्यक्तियों को भी शासक के रूप में नियुक्त किया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक संगठन और प्रशासन में राजा को असीमित शक्तियां प्राप्त थीं तथा उसके अधिकार क्षेत्र भी असीमित रहे थे। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इस विशाल साम्राज्य पर प्रशासन के लिए राजा के द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिनसे आवश्यकता पड़ने पर राजा विचार विमर्श किया करता था। यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करें राजनीतिक व्यवस्था के विषय में तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत प्रशासनिक पदाधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण पद गवर्नर का हुआ करता था। इस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति सम्राट के द्वारा स्वयं ही की जाती थी तथा गवर्नर सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। मुख्य रूप से गवर्नर अपने अधीन नगर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था और अधिकांश महत्वपूर्ण मामलों में गवर्नर सम्राट के आदेशानुसार कार्य किया करता था तथा उसे अनिवार्य रूप से अपने द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में सम्राट को सूचित करना होता था। सम्राट के द्वारा इन गवर्नर के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए निगरानी भी कराई जाती थी। गवर्नर के अलावा हम ये देखते हैं कि यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी होती थी। बेबीलोनियन सभ्यता में नगर का प्रशासन गवर्नर के हाथों में होता था, जिसे गवर्नर अन्य पदाधिकारियों की सहायता से संचालित करता था। इन पदाधिकारियों में सकवाकू, शिबुतुम तथा हाज ननु प्रमुख रहे थे। गवर्नर के द्वारा अपने अधीन नगरों पर प्रशासन करने के लिए सैनिक रखे जाते थे जो मुख्य रूप से गवर्नर के आदेश का पालन करते थे। इन सैनिकों को भूमि भी दी जाती थी।
राजा मुख्य रूप से राजप्रसाद में निवास किया करते थे तथा उनके द्वारा अपने प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए राजप्रसाद में स्थित कार्यालय से ही कार्य किया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की सहायता के लिए अनेक सामंत होते थे जिनके पास अपनी स्वयं की संपत्ति होती थी तथा ये युद्ध की स्थिति में सम्राट की सहायता किया करते थे। सम्राट के द्वारा महत्वपूर्ण पत्रों पर स्वयं निर्णय लिया जाता था। ये महत्वपूर्ण पत्र राजा को मुख्य रूप से सेनापतियों तथा गवर्नरों के द्वारा लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त सामान्य नागरिकों के पत्रों को भी राजा के द्वारा पढ़ा जाता था। राजा स्वयं अपने द्वारा पढ़े गए पत्रों के जवाब भी दिया करता था। आगे जब हम और राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक संगठन में राजा सर्वशक्तिमान हुआ करता था तथा सर्वोपरि होने के कारण वह विभिन्न राजनीतिक महत्व के मामलों पर अपना निर्णय दिया करता था। राजा के निर्णय को लिपिबद्ध करने के लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाती थी। बेबीलोनिया सभ्यता के अंतर्गत न्याय व्यवस्था की एक उचित व्यवस्था की गई थी। इस संदर्भ में हमें हम्मुराबी की विधि संहिता से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह मालूम होता है कि बेबीलोनियन सभ्यता में न्याय स्वतंत्र न्यायालयों में न्यायाधीशों के द्वारा दिया जाता था। न्यायिक व्यवस्था में राजा सर्वोपरि न्यायाधीश हुआ करता था जो सभी प्रकार के मामलों पर न्याय निर्णय देने के लिए अधिकृत हुआ करता था। राजा के द्वारा न्याय व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती थी। जब हम यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो हमें यहाँ पे जो दंड व्यवस्था उस समय रहा था उसका भी उल्लेख यहाँ पे करना होगा और यहाँ पे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो उस समय की न्यायिक व्यवस्था रही थी उसमें जो दंड दिए जाते थे वो काफी कठोर हुआ करते थे। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत न्यायाधीशों और प्रशासनिक कर्मचारियों के संदर्भ में कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी जो उनके द्वारा रिश्वत लेने पर दी जाती थी। यदि कोई दास अपने स्वामी के अधिकार या आदेश को नहीं मानता था तो दास को दंड स्वरूप कान काट लिए जाते थे। यही नहीं, यदि कोई पुत्र अपने पिता के ऊपर आक्रमण करता था या कोई चिकित्सक ऑपरेशन के समय लापरवाही करता था तो उनके हाथ काट लिए जाते थे। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत कई अपराधों के लिए मृत्यु दंड की भी व्यवस्था की गई थी। साधारणतः विश्वासघात, व्यभिचार जैसे मामलों में यह सजा सुनाई जाती थी। यदि कोई व्यक्ति भगोड़े दास को शरण देता था तो उसे भी मृत्यु दंड दिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में जो दंड व्यवस्था थी उसके अंतर्गत दंड देते समय दोषी व्यक्ति के उच्च तथा निम्न वर्ग के होने पर विचार किया जाता था। उसी के अनुरूप दंड को कठोर या कम किया जाता था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि दंड प्रदान करते समय जो है वो भेदभाव भी किया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायाधीशों पर नियंत्रण रखने के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि नगर के वयोवृद्ध लोगों को भी मुकदमों और गवाहों को सुनने के लिए अधिकार प्राप्त था तथा न्याय निर्णय लेने में न्यायाधीशों की ये मदद किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था के विषय में तो हम ये देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि यदि राजा द्वारा नियुक्त न्यायिक न्यायाधीश कोई न्याय निर्णय देते हैं तो उनके न्याय निर्णय के विरुद्ध राज दरबार में अपील की जाती थी। आगे जब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं गवाहों के स्थिति में के विषय में तो हम ये देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी उसमें गवाह काफी महत्वपूर्ण माने जाते थे जो मुकदमे के समय शपथ लेकर मुकदमे के संदर्भ में अपनी जानकारी को व्यक्त किया करते थे। मेसोपोटामियन जो सभ्यता रही थी उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जितने भी स्थापित न्यायालय थे उसमें न्यायाधीशों की संख्या 3 या 4 हुआ करती थी। यद्यपि कभी कभी मुकदमों की सुनवाई एक न्यायाधीश के द्वारा भी की जाती थी।
आगे यदि हम और बात करें न्यायिक व्यवस्था के विषय में, तो इस समय बेबीलोनियन सभ्यता की जो विधि संहिता रही थी, स्पेशली जो हम्मुराबी के द्वारा हम कह सकते हैं कि लागू किया गया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी से रिलेटेड अभी मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक बात करूंगी। बेबीलोनियन सभ्यता की न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से हम्मुराबी की विधि संहिता पर आधारित रही थी। इस विधि संहिता को हम्मुराबी ने 8 फीट ऊंचे एक पाषाण स्तंभ पर 3600 पंक्तियों में उत्कीर्ण करवाया था तथा इसे बेबीलोन में मर्दुक के मंदिर ए सागिल में स्थापित करवाया गया था। इस विधि संहिता को कालांतर में सूसा, जो एलम के शासक थे, के द्वारा ले जाया गया था। इस विधि संहिता को विश्व के सामने लाने का श्रेय फ्रेंच विद्वान द मोर्गा को है। विधि संहिता में सेमेटिक भाषा का प्रयोग किया गया था और विधि संहिता में 285 धाराओं का संकलन प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य, श्रम, परिवार, अपराध, व्यक्तिगत संपत्ति जैसे अध्यायों में वर्गीकृत किया हुआ है। अब यहाँ पे यदि हम न्यायिक व्यवस्था के अलावा राजस्व प्रणाली किस प्रकार की रही थी या किस प्रकार से कर वसूला जाता था, इसके विषय में यदि हम बात करें तो बेबीलोनियन सभ्यता में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई कर्मचारी अपने निर्धारित कर को वसूल नहीं कर पाता था तो कर वसूल करने में जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति उस अधिकारी या उस कर्मचारी से करवाई जाती थी। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत जन साधारण द्वारा राजा के प्रति अत्यधिक आदर और सम्मान प्रकट किया जाता था। जन साधारण राजा को ईश्वर का प्रतीक और राजमहल को देव स्थान मानते थे। जन साधारण का मानना था कि राजा को अनु के समान पवित्र, सीन के समान बुद्धिमान, शमश के समान न्यायप्रिय तथा इया के समान दयालु होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत राजा सर्वोपरि होता था और उसकी सहायता के लिए सामंत और गवर्नर हुआ करते थे, जिनसे विचार विमर्श कर वह निर्णय लिया करता था। न्याय व्यवस्था के लिए विधि संहिता का निर्माण किया गया था, जिसके आधार पर न्याय निर्णय दिए जाते थे। इन नियमों के विरुद्ध व्यक्ति, जनता राजा के पास अपील कर सकती थी। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था तथा उसे ईश्वर तुल्य तथा उसके राजभवन को देवस्थान की संज्ञा दी गई थी। अपने अगले वीडियो में मैं बेबीलोनियन सभ्यता के अन्य पक्षों पर चर्चा जारी रखूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो कृपया कर इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।